आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में एक बार फिर लेकर चलेंगे हम आपको नवाबों की नगरी टोंक में और जानेंगे यहाँ पे रह रही अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको टोंक नवाबों की नगरी में। टोंक शहर की अक़लियत आबादी के हाल जानने के लिए एक बार फिर अधूरी आस की टीम पहुंच गई है नवाबों की नगरी में। और जब भी हम इस इलाके में पहुंचते हैं तो हमें बहुत कुछ ख़ास देखने को मिलता है। इस बार भी जब हम इस इलाके में आए तो एक चीज़ जो हमें हमेशा दिखती है वो ये है कि यहाँ पर कभी विकास नहीं हो पाता। यहाँ के अक़लियत आबादी के हमेशा से मसले मसाइल जो हैं वो बरकरार रहते हैं और उसकी क्या वजह है यही जानने के लिए एक बार फिर अधूरी आस की टीम इस शहर में पहुंच गई है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय नेता मोहसिन रशीद जी से। मोहसिन भाई, पिछली बार भी हम आए थे और कई बार आ चुके हैं, सब कुछ बदल रहा है लेकिन यहाँ के हालात क्यों नहीं बदल रहे? सब कुछ बदल रहा है, ये बात आप सही कह रहे हैं। वक्त बदल रहा है, यहाँ के हालात भी बदल रहे हैं। पहले जो थे उससे बदतर होते जा रहे हैं। हैरानी है कि हमें जो उम्मीदें थीं वो हमारी इन द सेंस टोंक के लोगों की वो 1% भी पूरी नहीं हो पाई हैं। लोगों के हालात और बुरे हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, सड़कों के एरिया के हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों इन लोगों की ज़िंदगियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काम छोड़ के होटल का काम कर रहे हैं तो हालात आप तकलीफ़ है लोगों के दिलों में। जो उम्मीद थी लोगों को, उम्मीदें टूटी हैं, तकलीफ़ है। और जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी अधूरी आस ने आके बहुत सारे मुद्दे उठाए थे जिनमें से काफ़ी सारे सोल्व हुए। पानी का मुद्दा ज़ख़ीरे के तरफ का सोल्व हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये चीज़ें नेसेसिटी हैं। हमें थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ा सा आसानी चाहिए। आप पानी की बात करें वो तो मिलना ही है, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए थी, जो उम्मीद थी कि रोज़गार में कुछ मिलेगा, लोगों की सिक्योरिटी की तरफ कुछ मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन की तरफ मिलेगा, हेल्थ की तरफ मिलेगा। पूरे एरिया में एक अकेली प्राइवेट क्लिनिक है जो बेचारे राशिद मियाँ हैं, वो अपनी दिलो जान से कोशिश करते रहते हैं। हेल्थ की तरफ से हम ज़ीरो हैं, हम एजुकेशन की तरफ से ज़ीरो होते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो चीज़ें 2 महीने पहले रोड कटे थे वो आज तक कटे पड़े हैं। इन लोगों की दुकानें, साहब जो पीछे से बोल रहे थे वो टेलर का काम करते थे, धूल इतनी उड़ती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हैरानी वजह मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि जो इतने नेग्लिजेंस टोंक की तरफ है वो क्यों। आप बताइए, आप भी यहीं के बाशिंदे हैं साहब जी। क्या मसले हैं, क्या मसला? मसाइल यही है कि यहाँ पर जो है बेरोज़गारियाँ ज़्यादा हैं जी जी। और यहाँ पर कुल मिला के ये बीड़ियों का इनका काम है जी। और गुर्बत का इलाका है जी। आप बताइए साहब। यहाँ तो जो है हमेशा जो है मतलब यही हाल रहे हैं, भीड़ के और बदतर हाल हो गए। और ये सड़कें काट दी हैं, आज गड्ढों के अंदर ना गाड़ी निकल सकती है ना कुछ निकल सकती है। हमारे साथ एक यहाँ पे भाई साहब हैं जिन्होंने बताया कि साहब पहले टेलर का काम करते थे आप। तो ये दिख रहा है ना सामने से। हाँ, अब क्या हुआ? आप होटल का काम कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या ये वजह है? परेशानी, धंधे की परेशानी। और क्या परेशानी? बस ये परेशानी है आदमी के नहीं कि धंधा पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा जब से ख़त्म कर रहा है कहानी। अच्छा खासा चलाया काम करते हुए। एक मशीन यहाँ पड़ी हुई है, एक मशीन घर पड़ी हुई है। मार्केट ख़राब हो चुकी, अब जगमा के धंधा होटल खोल लें। ये परेशानी है, ज़्यादा क्या परेशानी? यह है टोंक शहर। और टोंक शहर में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आते हैं अक़लियत आबादी के बहुत सारे मसले मसाइल। और यही जानने के लिए अधूरी आस की टीम एक बार फिर पहुँची है टोंक शहर में और जान रही है यहाँ के बाशिंदों से कि किस तरह की मसले हैं उनके और किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह के अभी काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टोंक को कहा तो नवाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन हमारा एक स्टेटस था कि यहाँ टोंक को जो मदरसे थे वो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर वो मशहूर थे एजुकेशन के लिए। लेकिन आज आज़ादी के 70 साल 72 साल बाद स्थिति ये है कि टोंक एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि टोंक वालों ये नहीं कि एजुकेशन का स्तर कम है, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके ले रहे हैं। लेकिन हम जयपुर के करीब होने के बावजूद ना तो हमारे पास एजुकेशन का कोई अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है और ना ही हमारे पास कोई इंडस्ट्री है। यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है लोगों को के अंदर। ये है कि आज कमा लिया तो कल का क्या होगा हमारा। लॉकडाउन की वजह से लोगों की कमर टूटी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, तो सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात है रोज़गार नहीं है यहाँ पर। देखिए, आपने रोज़गार की बात कही, तालीम की बात कही,
पानी, सड़क, बिजली, ये और 3 चीज़ें होती हैं। क्या हुकूमत बदलने के बाद में, क्योंकि हुकूमत जब दूसरी थी तब भी हम आए थे यहाँ पर, और बदलने के बाद में क्या यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है बदलाव? देखिए, बदलाव ये आया है कि एक तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में टोंक में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन जो उम्मीद हम कर रहे थे कि हमें वो सुविधाएं मिलेंगी वो नहीं मिल पा रही। ख़ासतौर से अभी जब एक रिको का समिट हुआ जिसके अंदर यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वो आया था कि भाई नए नए उद्योग लगेंगे, तो टोंक शहर को कुछ भी नहीं मिला। हम पूरे राजस्थान को पानी सप्लाई कर रहे हैं बीसलपुर से, लेकिन टोंक में अब पाइपलाइन डल रही है घर घर पानी पहुंचाने के लिए। तो धीरे धीरे हो रहा है काम, लेकिन वो तेज़ी नहीं आ पा रही जो हम चाह रहे थे। एक बार फिर वापस आते हैं हम तालीम के ऊपर। हमने तालीम के ऊपर बात की, बहुत सारे बड़े बड़े उलेमा, बहुत बड़े आलिम यहाँ से निकले हैं, और जब तालीम की बात की जाती थी तो टोंक का ही नाम सामने आता था। पर आज क्या रीज़न है, क्या मतलब जो अंदर की रूट कोस क्या है? रूट कोस ये ना कि सर जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन से उनको संभाला नहीं गया। जो हमारे उलेमा थे उन्होंने अपने रोज़गार के लिए सोचा तो वो उससे दूर हो गए। अब वो इंस्टीट्यूशन हमारा ख़त्म हो गए। जो मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन स्थापित होने चाहिए थे वो टोंक में नहीं आ पाए। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास लेबर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सुविधाएं नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे साथ ख़वातीन भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। आप बताइए, क्योंकि यहाँ की ख़वातीनें बहुत आगे रही हैं और बहुत पढ़ी हैं, बहुत लिखी हैं, लेकिन एक हमेशा से दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत आप लोग फेस करें? दिक्कत सिर्फ महिलाओं को ये आती है कि महिलाओं को जो अधिकार दिए जाना चाहिए वो अधिकार उनको अभी तक नहीं दिए गए। कहा तो ये जाता है कि महिला 50% भागीदार है जेंट्स के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम फील्ड में निकलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, ऐसे ऐसे घरों में महिलाएं परेशान हैं, रोज़गार की कमी है। लॉकडाउन के बाद तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है महिलाओं की, बीमारी है, सही तरीके का उनको इलाज नहीं मिल पा रहा गरीबी के कारण। गरीबी, बीड़ी बनाती हैं, बीड़ी की वजह से उनके मुंह के अंदर जो तंबाकू का और इसका जो सारी गंदगी जाती है उसकी वजह से उन्हें बीमारियाँ होती हैं, टीबी वगैरह ऐसी बीमारियों से जूझ रही हैं महिलाएं। इसलिए महिलाओं को एक रोज़गार की कमी है सबसे ज़्यादा महिलाओं में, कि उनको सही तरीके का रोज़गार नहीं मिल रहा। अगर नए नए यहाँ पर सिर्फ ये है कि नेतागिरी की जाती है टोंक में, कुछ काम नहीं किया जाता। अगर वो काम किया जाए तो महिलाएँ ज़रूर आगे बढ़ें। जैसे कि जो NGO लाइन है, जैसे सरकारें हैं, ये महिलाओं के लिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनके तकलीफ़ों को असल में समझें, सिर्फ दिखावा ना करें। सिर्फ जो कागज़ों में किया जा रहा है सिर्फ वो कागज़ों में ना किया जाए, वो भूमि में धरातल पे लाके सच्चाई दिखाई जाए और वो काम किया जाए महिलाओं के लिए। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। महिलाओं की तकलीफ़ से ज़्यादा मैं रूबरू हूँ। उनकी तकलीफ़ों जो अंदर ही अंदर घुटती रहती है महिला, वो वही जानती है उसकी तकलीफ़ों का। और बहुत अच्छी बात बोली, बीड़ी बनाती हैं वो, और बीड़ी के साथ में आती है बहुत सारी बीमारियाँ। ये अधूरी आस में हमने पहले भी एक बार इशू उठाया था। बीड़ी यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है, लेकिन रोज़गार ही यही है, उसके अलावा कुछ काम भी नहीं। यही तो कह रही हूँ मैं, नए रोज़गार लाए जाएं। जो नेता नए, चलो ठीक है आप ये कहते हो कि नई सरकार आई है, तो नई सरकार तो आई है, लेकिन महिलाओं के लिए भी तो कुछ करे वो नई सरकार। महिलाओं के लिए तो अब भी वही है। आप बताइए, आपसे ज़्यादा चाहेंगे। उन्होंने एक इशू उठाया यहाँ पे कि बीड़ी बनाते हैं यहाँ के लोग बहुत ज़्यादातर, और उसके अलावा कोई और रोज़गार है नहीं, और कोई रोज़गार आता नहीं है। जी हाँ, बीड़ी के साथ साथ यहाँ पे पहले आज से 10 से 15 साल पहले नमदे का एक रोज़गार बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है यहाँ पे। वैसे मेन कारण मैं थोड़ा सा तालीम के बारे में बोलूँगा। यहाँ पे मुस्लिम 50% है टोंक में, और यहाँ पे आज से 10 से 12 साल पहले टोंक में 2 स्कूल हुआ करती थी, जो कि जहाँ पे सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। साइंस उर्दू में, रियाजी जिसको गणित बोलते हैं वो उर्दू में, सिर्फ एक हिंदी की एक बुक होती थी, और वो 1ली से 5वीं तक का स्तर होता था बच्चों का। उसमें हिंदी प्लस उर्दू, हिंदी माध्यम अलग, उर्दू माध्यम अलग, 2 शिफ्टें चला करती थी, सुबह 7 से 12 और 12:30 से 5:30। लेकिन किन्हीं कारणों से वो, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कुछ कारण रहा हो या कोई पब्लिक से संबंधित, जैसे वहाँ पे मेन स्ट्रीम की कमी रही हो, बाकी 10 से 15 साल पहले वहाँ पे 500 से 700 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उसको किन्हीं कारणों से मर्ज कर दिया गया। जो पुरानी टोंक 5 मंदिर के पास में सिटी नंबर 7 स्कूल था, उसको किन्हीं कारणों से मर्ज कर दिया गया सिटी नंबर 9 में, जो भी हुआ, लेकिन उसको भी बंद करके सिटी नंबर 8 कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे
लोगों की ये थोड़ी सी भावना रहती है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जबकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही 1ली से 5वीं तक उसी स्कूल में पढ़ा है, 5वीं से 8वीं तक मेहंदी बाग में पढ़ा है, हायर सेकेंडरी में और कॉलेज में। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में ही जो है अपनी तालीम पूरी की है, लेकिन और वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। लेकिन आज की जनरेशन भी थोड़ा सा ये सोचती है कि तालीम प्राइवेट स्कूल में होती है। उसके पीछे मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी रही है। आप भी यहीं से ही हैं। अभी जो यहाँ की टोंक में जिस तरीके का एनवायरनमेंट बना हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुश नहीं हैं अंदर से। क्या वजह है उसकी? जी, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह तो यही है जो एक अभी आमिर भाई ने बताई, एक तो एजुकेशन प्लस रोज़गार की यहाँ पर बहुत कमी है और रोज़गार के कोई अवसर भी नहीं मिल रहे। इस क्योंकि वजह क्या है, हमारी जो लोकेशन है, सिचुएशन है हमारी वो ऐसी है कि एक तरफ जयपुर एक तरफ कोटा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ एरिया बना, ना कोई इंडस्ट्रीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर कोई रोज़गार के अवसर मिल सके, ना उसके अलावा कोई प्राइवेटलाइजेशन कुछ हो रहा, ना कोई यूनिवर्सिटी बन सकी यहाँ पर, ना कोई मेडिकल कॉलेज खुल पाया अभी तक। यहाँ माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन कोई माइनॉरिटी का हॉस्टल नहीं है टोंक के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कमियां भी हैं। अधूरी आस है, अधूरी आस बहुत सारी है। और क्या अधूरी आस? सर, एक सबसे बड़ा जो टोंक में चल रहा है वो चल रहा है नशा। अब इसमें नशे के अंदर अब लोग नशा करेंगे तो जाहिर सी बात है नशा करने के लिए चाहिए उनको पैसा, और पैसा अगर उनको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा मिलेगा कहाँ से, क्योंकि बेरोज़गार हैं और पैसा है नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिर चोरी करेंगे, अपराध करेंगे। और इस चक्कर के अंदर वो लोग गलत काम में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और नशा करने के कारण उनकी सेहतें भी ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, जब नशे के ऊपर आप पाबंदी लगाते हो तो जो नशे की दुकानें खुली हुई हैं आप उनको बैन क्यों नहीं कर रहे? आप उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो कि भाई कोई शराब की दुकान खुली हुई है, हमने इसको लाइसेंस दे दिया, इसके टेंडर भरे जा रहे हैं, तो ये काम क्यों हो रहा है? फिर इसका मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टारगेट हो रही है, तो गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही। इसका मतलब की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, नशे की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नशा हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है। आप बताइए। मुझे जो बात करनी है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हमें मजबूत करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले सरकारी स्कूलों पर बात की जाए। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल का अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत मतलब उसमें कोई अपने माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत नीचे है। इसलिए जो महंगे स्कूल हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अगर जैसे हम सरकार की एक पहल थी, महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम के खुले हैं, हमारे यहाँ पर भी एक खुला है, तो इस तरीके से सरकारी स्कूलों को अगर अच्छे तरीके से हम उसको व्यवस्थित तरीके से बनाएं तो इस लेवल बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन का कोई नहीं है। हालांकि हम देखा जाए, जैसे बार बार ये बात आ रही है कि हमारा जो टोंक है वो कोटा और जयपुर के बीच में है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन ज़ीरो है। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज एक खुला है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, चराई में BUMS कॉलेज चल रहा है और MBBS कॉलेज की बात चल रही है, लेकिन वो अब तक उसका कुछ पता नहीं है कब तक वो होगा। और इंडस्ट्री बिल्कुल हमारे कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल हमारे ज़ीरो लेवल पर है। कनेक्टिविटी हमारे होने के बावजूद भी इंडस्ट्री कुछ भी डेवलप नहीं है। जैसे बात आ चुकी है बीड़ी यहाँ पर ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत से वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनके लिए क्या स्कीम हो सकती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा सकते हैं, इनको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, और गवर्नमेंट स्कीम से दूर हैं। तो हमारा कहना तो ये है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जनाना अस्पताल खुला था जिससे बड़ी मदद मिली लोगों को, लेकिन उसमें अव्यवस्थाएँ भी हैं। मैंने एक अव्यवस्था तो हम कई बार नोट करते हैं कि लेबर रूम के अंदर जब हम जाते हैं तो जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर नहीं आती हैं, तो वो मरीज़ों को अपनी चैम्बर में बाहर बुलाती हैं। ये नहीं कि वो उनके पास राउंड पे जाए। तो हम देखते हैं वहाँ पर कोई बोतल लिए खड़ा हुआ है, कोई बेचारी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो अव्यवस्थाएँ अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हम कोशिश की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इनको सही नहीं किया जा सकता। अधूरी आस में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं नवाबों की नगरी टोंक शहर की। और फिलहाल वक्त तो चला है एक वक्फे का, मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है टोंक शहर में। टोंक शहर जो कि अपने आप में तालीम की राजधानी के नाम से एक ज़माने में मशहूर था, लेकिन किसको नज़र लग गई है टोंक शहर की? क्या वजह है कि आज टोंक शहर में तालीम के साथ साथ रोज़गार की भी कमी होती जा रही है? यही सब जानने के लिए पहुँचे हैं अधूरी आस की टीम टोंक शहर में। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको टोंक शहर में और जानते हैं यहाँ की अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल।
टोंक को किसकी लग गई है नज़र? जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने ऐसा ही कुछ माहौल देखा और ये नज़र कब हटेगी, कौन हटाएगा, ये तो मालूम नहीं। लेकिन यहाँ की आवाम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टोंक जो कि जाना जाता है और जाता रहा है दौरे रियासत से तहज़ीब, तालीम और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, बहुत सारे आलिम निकले हैं यहाँ से, बहुत सारे उलेमा निकले हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि टोंक की तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि अधूरी आस की टीम यही जानने के लिए निकली है और यहाँ के बाशिंदों से बात कर रही है। मोहसिन भाई, एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन भी हैं, पढ़ भी हैं, आगे पढ़ने का उनमें हौसला है, जज्बा है, लेकिन क्या वजह है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लड़के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जैसे जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो जोधपुर में यूनिवर्सिटी है, दूसरी एक और यूनिवर्सिटी डोनेशंस और इनके एतबार से फलोदी में बन रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दूसरे सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस नहीं है। यहाँ पर आप स्कूल्स की बात कर लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स के अलावा स्कूल्स ढंग के नहीं हैं। हॉस्टल कहीं भी, हर समाज का हॉस्टल है, हर जगह, हर शहर में। टोंक में इतनी अक़लियत है, उसके बावजूद मुसलमान बच्चों के रहने के लिए एक हॉस्टल नहीं है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ ये है कि आप सरकारी कॉलेज में चले जाइए और वहाँ से एग्ज़ाम दे के पास हो जाइए, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, कागज़ों में मुझे नहीं पता कितनी चलती होंगी, कागज़ों में हो सकता है बहुत सारी ट्रेनिंग कॉलेजेस चल रहे हों, हॉस्टल्स चल रहे हों, लेकिन आप असलियत में जाके देखेंगे ना तो बच्चों के पास रिहाइश का इंतज़ाम है, ना बच्चों के लिए कोई ऐसे कोर्सेज़ किए जा रहे हैं जिनसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ना ही टोंक को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। जैसे कि हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, आप बताइए, आप क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए। मैं फील्ड वर्क करती हूँ, घर घर जाके, मतलब सर्वे का काम है मेरा। मैं लोगों को देखती हूँ, काफ़ी टोंक में काफ़ी परेशानियाँ हैं। गर्ल्स पढ़ाई करना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, काफ़ी वो होता है। लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाती है। आपने बताई एक बहुत अच्छी बात कि आप सर्वे का भी काम करते हो, आप घर घर जाते हो, तो आप इन लोगों से टच में रहते हो। आपको क्या एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमेशा सामने आती है इनकी तरफ से? यही कि एक तो लोगों को रोज़गार नहीं होता, बच्चे पढ़ना चाहे तो उनके घर वाले पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत यहाँ रोज़गार की ज़्यादा प्रॉब्लम है। लड़की काम भी करना चाहे तो उसको, मतलब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लड़की आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये लड़की है तो घर में रहेगी, लड़का है तो वही आगे बढ़ेगा। मतलब लड़कियों को हर तरह से पीछा ही लेते हैं लोग यहाँ पे। अभी भी क्या आप मानते हो इस बात को? ऐसा होता है आपके घर पे? जी बिल्कुल होता है जी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो वैसे? मैं फ़िलहाल नर्सिंग कर रही हूँ और ना मैं मेरी दादी के साथ रहती हूँ, और पापा नहीं है मेरे। अच्छा। और मम्मी की मतलब दूसरी जगह शादी हो चुकी है। अच्छा, तो आप अभी नर्सिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप पढ़ाई की है आपने, नर्सिंग कर रहे हो, आगे जाके आप काम करोगे, कुछ और करोगे, आगे बढ़ने की सोचे कि आपने? जी बिल्कुल सोच रखी है, जी। आगे बढ़ने की तो सोच रखी है, बस मेन पॉइंट वही है कि रोज़गार और बजट से पीछे आ जाते हैं। अच्छा। आगे बढ़ने की तो सभी सोचते हैं और बहुत सोचते हैं, बट वो ये कि जब रोज़गार नहीं मिल पाता तो फिर बजट भी नहीं हो पाता। रोज़गार सबसे बड़ी दिक्कत ही रोज़गार है एक्चुअली। रोज़गार अगर है तो तालीम भी होगी, और तालीम है तो सब कुछ आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पे बच्चे हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, बीए फाइनल ईयर है मेरा, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और इस वक्त मैं सर्वे के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो सर्वे के दौरान भी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी आइडेंटिफाई की हमने जो पास ही के मदरसों में पढ़ती हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके आसपास स्कूल नहीं है, और स्कूल हैं तो उनके सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ इसीलिए छोड़कर बैठी हुई हैं कि उनके कॉलेजेस में बोलते हैं कि सिर्फ डिग्री ले जाएं आप एजुकेशन नहीं दे सकते, आप तो पैसे भरो और डिग्री ले जाओ। अच्छा, ये सरकारी कॉलेज करते हैं या प्राइवेट कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज का मसला है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एक दो जो मुझे पता है, उसके अंदर फिर भी स्टडीज़ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि कॉलेजेस कम है टोंक के अंदर। जैसे कि मेरी बहन ने कहा, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स सभी के अलाउ करते हैं, पेरेंट्स बाहर जाकर पढ़ना अलाउ नहीं करते। ऑफिस की बात है, गर्ल्स को अलाउ कर रहे हैं, बट बाहर जाके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो कॉलेज टोंक में कम है, तो कॉलेज होना चाहिए ताकि गर्ल्स को स्टडी कंप्लीट करने का मौका मिले। जैसे प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज आपको डिग्री दे देंगे, बस नॉलेज कुछ नहीं होती, तो डिग्री लेके डिग्री नौकरी नहीं कर सकते ना। इस वजह से इशू है। सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पर स्टडी रिगार्डिंग से कॉलेज स्कूल कम है। मदरसों में पढ़ रही हैं, मदरसों में पढ़कर अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकती, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता गर्ल्स का बाहर जाना। बस यही नॉर्मल इश्यूज़ हैं। अगर हम इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हैं तो वहाँ हमारी डिग्री नहीं देखी जाती, वहाँ हमारी नॉलेज देखी जाती है। वो कहेंगे आपके पास डिग्री, आपके पास नॉलेज नहीं है।
तो हम नॉलेज कैसे दें? हमें कॉलेज से ही नॉलेज नहीं मिली, हमें कॉलेज से सिर्फ डिग्री मिली है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे कॉलेज ऐसे होने चाहिए जहाँ क्लासेस भी कंटिन्यू लगे और टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छी नॉलेज दें, ताकि जब गर्ल्स अगर जॉब के लिए जा रही हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो उनको इतनी तो नॉलेज हो कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो, उनके पास नॉलेज हो, वो पूछे गए क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर बहुत सकें। अच्छी बात कही है इन्होंने कि नॉलेज नहीं होगी तो फिर डिग्रीज का कोई मतलब नहीं है, और कॉलेजेस नहीं हैं और उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कॉलेज होने चाहिए, और यही सब जानने के साथ में एक बार हम फिर आते हैं इनके साथ में, क्योंकि आप पूरा ये चला रहे हैं ना, और एक बहुत बढ़िया आपने मुहिम शुरू कर रखी है यहाँ पर। तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, समस्या क्या है कि जो बच्ची ने अभी बात कही कि हमारे यहाँ वो एक पुरानी कहावत है, कोड़ में खा जोर हो गई। तो हमारे यहाँ एजुकेशन वैसे ही कमी थी, ऊपर से एजुकेशन माफिया यहाँ आके बैठ गया। अच्छा। वो एजुकेशन माफिया फर्जी स्कूल, मतलब स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फीस जमा हो रही है, लोकल सेंटर खुले हुए हैं उनके, वहाँ कॉपियाँ उससे दे के भाई लिख लो, पास हो जाओ। सब चल रहा है यहाँ पे खुलकर। ये जो यूपी का एक कल्चर कहा जाता था कि यूपी के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ सिर्फ टिपा के पास कर दिया, वो कल्चर टोंक के अंदर आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेजेस यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। 90% का हाल यहाँ बहुत ख़राब है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे ख़राब हैं, कुछ अच्छे भी हैं जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वही बात आती है कि जब पूरा तालाब ही गंदा हो रहा है तो फिर एक दो को बेचारे वो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आ रही है कि यहाँ एजुकेशन के साथ साथ एक माफिया हो गया, मेडिकल माफिया। अच्छा। कुछ डॉक्टर्स 20-20, 25-25 साल से यहाँ हैं, वो सरकारी अस्पताल में देखना तो पसंद नहीं करते, वो घरों पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके घर पे प्राइवेट लैब्स खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, और वो परमिशन लेके बाकायदा वो दूसरे के नाम से वो चला रहे हैं। जबकि नियम ये है कि किसी एक घर के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल इसको खुल जाए या लैब खुल जाए। अब जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी जाएगा, उस पर फीस देगा। एक आदमी अगर वहाँ जाता है तो 1000 रुपये का बिल तो उसका कटना ही कटना है। अब मजबूरी ये है, सरकार की योजनाएं अच्छी आई हैं, चिरंजीवी योजना से सरकार को लाभ हो रहा है, लेकिन चिरंजीवी योजना का लाभ तो वो जब मिला ना जब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बैठे। तो ये सबसे अभी प्रसाद लाल जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने डेपुटेशंस कैंसिल कर दिए। तो हमारे यहाँ करीब 12 से 15 डॉक्टर जो जयपुर या कोटा या अलग अलग जगहों पर डेपुटेशन थे तो वो वापस आ गए, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। फिर दूसरी बात है, एक सरकार की स्कीम थी टेलीमेडिसिन वाली, वो यहाँ प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही। अगर वो फॉलो हो जाए तो लोगों को, बड़े डॉक्टर्स को जो बाहर बैठे हुए हैं, जयपुर यहाँ रेफर टू जयपुर वाला बहुत बड़ा ज़बरदस्त केस है, ज़रा सा आप बीमार हुए जयपुर रेफ़र कर दो। और जयपुर जाने का मतलब ये है कि आदमी 10-15 हज़ार रुपये के नीचे आएगा। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ की बच्चियों ने बोली, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब डिग्री लेने की बात आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि यार हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और हमें डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की बच्चियों में एक अवेयरनेस दिखी कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें डिग्री बाद में देना आप, लेकिन हमें तालीम चाहिए। साथ में यहाँ पर जो एजुकेशन माफिया और जो दूसरी बातें सामने आ रही है वो भी सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे जा कर के अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो नाज़रीन, आज की हमारी इस खास पेशकश में हमने जाना नवाबों की नगरी टोंक शहर को एक बार फिर नज़दीक से, और देखा कि किस तरह यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के बहुत से मसले मसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है तालीम, और तालीम के साथ जुड़ा हुआ है रोज़गार। और यहाँ की अक़लियत आबादी का कहना है कि हमें अगर तालीम को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई मदद मिले तो हमें रोज़गार भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से उन्हें किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं टोंक के हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे एक लौता काम है बीड़ी, और बीड़ी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों का रोज़गार। कुछ दिहाड़ी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, और कोरोना के बाद में वो सब भी अब ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे वापस से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अधूरी आस आज भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में ज़रूरत है हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए अक़लियत आबादी के इस बड़े तबके की ओर। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और शहर, किसी और अक़लियत आबादी के मसले मसाइल लेकर के।